हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन में हमने अपनी एक्सेल की बेसिक और मॉडरेट लेवल की सीरीज कंप्लीट कर दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके जरूर देखना। अब हम लोग ने एडवांस लेवल का एक्सेल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम रियल लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें, ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस का भी आइडिया लगता रहे कि रियल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और हम उसे कैसे ओवरकम करते हैं। एडवांस के साथ साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब मैं आपको पावर बी आई की तरफ भी पुश करूँ थोड़ा सा। पावर बी आई की तरफ हम चलते जाएंगे धीमे धीमे। अभी मैं गारंटी नहीं देता कि हम उसको कब शुरू कर रहे हैं, बट हाँ, मैं उसको शुरू करने वाला हूँ और उसमें भी हम बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे, ठीक है। और दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, आपके छोटे से स्टेप से हमें बहुत हेल्प मिलती है। और आज हम जो कवर करने वाले हैं, जिसको मैं पर्सनली एडवांस लेवल पे लेके चलता हूँ या फिर मैं मानता हूँ उसे कि वो एडवांस है, वो है पिवट टेबल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका पिवट अगर आपका स्मूथ है ना, मतलब आपका पिवट आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप बड़े से बड़े डाटा को तुरंत और बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे और बहुत इजीली उसको उसके अंदर के इंसाइट्स निकाल पाओगे डाटा के, ठीक है। और आज की जो क्लास होगी ना, ये आई थिंक 2 से 3 क्लास में डिवाइड होगी, क्योंकि पिवट बहुत बड़ा टॉपिक। अगर मैं उसे एक क्लास में कवर करने जाऊं तो उसके लिए मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। और एक साथ इतना बड़ा टाइम को यूज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो हम इसको ना डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिलहाल हम प्योविट को कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्योविट है क्या और उसकी रिक्वायरमेंट जो बड़ी करेक्ट। लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक डाटा है, ये रहा वो डाटा, ठीक है। इसमें मेरे पास ऑर्डर डेट है, रीजन है, रिप्रेजेंटेटिव है, आइटम है, यूनिट्स है, यूनिट कॉस्ट है और उसका टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। ये डाटा अभी ऑल दो बहुत कम क्वांटिटी में है, उतनी क्वांटिटी में नहीं जितना होना चाहिए। अभी इसमें सिर्फ 45 to 44 रोज है ना। हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसको। बट अगर ये जब आप रियल लाइफ में काम करोगे तो 45 या 50 रोज या 100 रोज में भी काम नहीं चलने वाला। वहां पे 40, 40, 50, 50 हजार रिकॉर्ड्स होंगे जो आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप जैसे पावर बी की तरफ, डेटाबेस की तरफ जाओगे ना, एसक्यूएल की तरफ, उस समय फिर ये 1000 से भी काम नहीं चलने वाला। वहां पे आपके जो रोज हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, वो मिलियंस में चले जाते हैं। हमारे को एक्सेल के बाद एक्सेस, फिर एक्सेस के बाद डेटाबेस की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती गई क्योंकि जब स्टार्टिंग में डाटा था ना, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डाटा को मैनेज करना शुरू किया था, तब तक डाटा इतना अरेंज नहीं होता था, ठीक है। फिर धीमे धीमे हर किसी ने अरेंज करना इकट्ठा किया, स्टार्ट करा, तो धीमे 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 क्या हुआ कि अब ऐसा दिन आ गया है कि डाटा सेकंडों के हिसाब से होता है, दिनों के हिसाब से नहीं, महीनों के हिसाब से नहीं, सालों के हिसाब से नहीं, अब सेकंडों के हिसाब से डाटा जनरेट होता है और इतने ज्यादा क्वांटिटी में जनरेट होता है कि उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप आज के दिन में इतना ही जनरेट हुआ है, कोई गारंटी नहीं कितना जनरेट हुआ है। और बहुत तगड़ा डेटा जनरेट होता है पर डे। आप फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, कहीं भी जा रहे हो उसका भी डेटा जनरेट हो रहा है। उसके अंदर कुछ क्लिक कर रहे हो, कुछ ओपन कर रहे हो, उसका भी डेटा जनरेट हो रहा है। तो वो कहाँ जा रहा है? वो कहीं ना कहीं बैकएंड में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इतने बड़े डेटा को पढ़ने के लिए जरूरत पड़ रही थी हमें एक्सेल के अंदर प्यूविट की, क्योंकि अभी मैं जरूर जो सैंपल ले रहा हूँ 44 और 45 रिकॉर्ड्स का है, बट रियल लाइफ में हो सकता था आपको 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए, 1 लाख रिकॉर्ड्स मिल जाए, तब आपको बड़े चैलेंज आते हैं। तो उस समय हमारा पावरफुल टूल आया सामने, जिसको हम प्यूविट कहते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी और प्यूविट क्या होता है भी समझते हैं। प्यूविट की रिक्वायरमेंट क्यों आई ये समझ लिया कि हमें बहुत बड़े डाटा को बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट तरीके से, बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई फंक्शन लगाए काम करना था और अंडरस्टैंड करना था, इंसाइट्स निकालनी थी। तो इसलिए प्यूविट चार्ट का, आई मीन प्यूविट का यूज हुआ। प्यूविट कह सकते हो कि प्यूविट की रिक्वायरमेंट आई, ठीक है। अब आते हैं कि प्यूविट है क्या। मतलब अगर मैं उसे डेफिनेशन में समझाना चाहूँ तो कुछ नहीं है। प्यूविट एक समराइज टेबल बन जाती है आपके डेटा सेट की, दैट्स इट। प्यूविट इज अ समराइज टेबल विद द हेल्प ऑफ ऑल द डाटा फ्रॉम योर डेटाबेस। और डेटाबेस मैंने यहाँ पे इसलिए बोलूँ डाटा आपके एक्सेल के अंदर भी है, तो वो भी डेटाबेस हो गया मान, ठीक है, ओके। अब इसको समझते हैं कि करते कैसे। लेट्स से मेरे पास ये जो मैंने बताया आपको कि हमारे पास इतने कॉलम्स हैं, जिसमें ऑर्डर, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, यूनिट्स, कॉस्ट एंड टोटल, ये कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है। 7 जो ये कॉलम है, इन 7 कॉलम को मुझे एनालाइज करना है। तो मैं कैसे एनालाइज करूंगा? अब मैंने अगर मान लो मुझसे अगर 2-3 चीजें पूछ ली किसी ने, लेट्स से आप कहीं वर्किंग हो, ठीक है, वहां पे आपके मैनेजर ने आपको एक डाटा सेट पकड़ा दिया एक्सेल में ही सही। अब आपसे पूछ दिया कि भाई मुझे बता दो कि रीजन वाइज कितनी टोटल सेल हुई। अब आप क्या करोगे? 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप मैनुअली फॉर्मूला लगाते रहोगे सम इफ को, या फिर आप नॉर्मल क्लिक करोगे सीधे प्यूविट और काम खत्म, ओके, ठीक है। समराइज करके बन जाएगा वो और आपका सारा का सारा एनालाइज करके वो हैंड टू हैंड पकड़ा देगा। अब इसके वो करते कैसे हैं वो समझते हैं। हमारे पास जो भी डेटा सेट है ना, हम उसके किसी भी एक सेल पे, डजंट मैटर मैं उसे A1 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, डजंट मैटर मैं उसे G44 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मैं कहीं बीच में करूँ तो भी कोई इशू नहीं। बट ये आसपास की रेंज जब तक लेता रहेगा जब तक कोई गैप नहीं मिलेगा उसे, समझ रहे हो। मान लो अगर मैंने इसके बीच में D और G के बीच में एक ब्लैंक कॉलम रख दिया ना,
और मैंने सिर्फ डी वाले सेल के ऊपर रख के प्योविट को अप्लाई किया है, तो वो सिर्फ डी से ए तक लेके जाएगा क्योंकि उसे बीच में गैप मिल गया। तो अगर हम चाहते हैं कि ये ना हो, ये इशू ही ना आए, तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके वो ऑटोमेटिक आसपास के जितने सेल्स होंगे बिना स्पेस अगर आ रहा होगा तो वो छोड़ देगा, अगर स्पेस नहीं आ रहा होगा तो उसे कंटिन्यू रखेगा। ओके, अब अगर मैंने जब इसकी रेंज सेलेक्ट कर ही ली है तो अब हमारे पास एक टैब है, इंसर्ट टैब। ठीक है, ये इसे टैब कहते हैं, इसे रिबन कहते हैं। आई बिलीव ये सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो प्लीज जाके हमारी बेसिक सीरीज देखिए, उसमें आपको बेसिकली पता लगेगा, स्क्रैच से समझ जाओगे कि एक्सेल में हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है प्योविट और प्योविट टेबल और रिकमेंडेड प्योविट टेबल। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अब ये एक्सेल हमें रिकमेंड करेगा कि हमने जो सिलेक्ट किया डाटा उसमें से वो उसके हिसाब से क्या क्या एनालाइज हम कर सकते हैं, क्या क्या समराइजेशन हम कर सकते हैं डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट अगर आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अपना खुद का चाहते हो, तो नॉर्मल प्योविट टेबल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मैंने नॉर्मल प्योविट टेबल पे क्लिक करा, आपको बस नीचे ड्रॉप डाउन पे भी आएगा फ्रॉम टेबल रेंज, जो आपने टेबल सेलेक्ट करी है। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा, अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल डाटा है जैसे एसक्यूएल और दूसरे हमारे कोई डाटा सेट होंगे जैसे एक्सेस मान लो। ठीक है, बट हमें भी वो नहीं करना है, मैं उस वाले पे भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो फिर बहुत लिटरली बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं फिलहाल मैं अगर फ्रॉम टेबल रेंज करता हूँ या फिर नॉर्मल इस पे क्लिक कर देता हूँ तो भी वो उतना लेगा। ओके, अब जब मैंने पिवोट टेबल पे क्लिक किया उसके बाद एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसको हम डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हैं और पॉपअप भी कह सकते हैं, पॉपअप हुआ है। ठीक है, ये क्या है, उसमें हम हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, मुझे ये समझना है या समझाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाके ना अपनी रेंज दोबारा चेक कर सकते हो या फिर रीअरेंज कर सकते हो। मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने तो वो सिलेक्ट कर लिया बट मुझे रेंज नहीं है, मेरी रेंज करेक्ट रेंज नहीं है, मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। पहला सेकंड ऑप्शन क्या हमारे पास, सेकंड ऑप्शन आ रहा है न्यू वर्कशीट, थर्ड आ रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आप समझते हैं न्यू वर्कशीट क्या कह रहा है, न्यू वर्कशीट कह रहा है कि आपके पास जो शीट 1 है ना, देखो मेरे पास सिर्फ शीट 1 है, शीट 2 शीट 3 समथिंग ऐसा कुछ नहीं, तो अगर मैं न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करूंगा तो वो इसके अलावा एक और वर्कशीट ओपन कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूंगा तो मुझे लोकेशन पे उसको एक सेल देना पड़ेगा कि इस सेल के पास आप यूज करो। देखो वहां पर उसने सेल सेलेक्ट कर लिया तो वो यूज करो, बट मैं नहीं चाहता ऐसा हो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाटा है। ये अभी डाटा जरूर छोटा है बट मेरे लिए प्रेफरेंस ये रहती है, मैं पर्सनली इसको प्रेफर करता हूँ कि न्यू वर्कशीट में ही यूज करूंगा। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग में उंगली नहीं करना चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी मैं डाटा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पे। अब उसमें भी अगर मैंने प्योविट लगा दी तो फिर हो गया मेरा काम, तो मैं न्यू पे रहता हूँ। ये मेरी प्रेफरेंस है, आई बिलीव, मतलब ये मेरा बेस्ट प्रैक्टिस है, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये मेरा बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अब मैं जैसे ही मैं इसको ओके पे क्लिक करूंगा ना, वो देखना यहाँ पे ना ऑलरेडी एक शीट बना के रख देगा, एक शीट बना देगा शीट 2 के नाम से, और उसमें प्योविट टेबल चालू हो जाएगी। ओके, आपने देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स, ऐड दिस डाटा टू द टेबल मॉडल। अब टेबल मॉडल आई डोंट नो आप लोगों को आइडिया है कि नहीं है, टेबल मॉडल हम जब यूज करते हैं या फिर इस ऑप्शन को हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास दो टेबल हो और उसके अंदर कोई इंटरलिंक हो। लेट्स से आई बिलीव की प्राइमरी की का आपको आइडिया हो, नहीं होगा तो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। दो टेबल हैं, ठीक है, लेट्स से कस्टमर और प्रोडक्ट। अब किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट लिया उसका एक लिंक है दोनों के बीच में, तब हमारे काम आता है। फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मैं इसको इस्तेमाल करते जाऊंगा वो आपको बताते हैं। ठीक है, मैंने न्यू वर्कबुक पे क्लिक किया, अब मैं इसे ओके कर रहा हूँ। हैव अ लुक, यहाँ पे शीट 2 के नाम से ऐड हो गया है और प्योविट टेबल का यहाँ पे पॉपअप सा आ गया है। यहाँ पे प्योविट टेबल के फील्ड आ गए हैं आपके राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने आ गया है प्योविट का। ठीक है, अब पहले मैं नीचे से बताऊं उससे बेटर मैं ऊपर से चलता हूँ। प्योविट टेबल एनालाइज करके ये टैब आए हैं। अगर मैं जैसे ही इस बॉक्स के, ये जो आपको दिख रहा है ना अंडरलाइन सी, ये बॉक्स का बॉर्डर जो है, इस बॉक्स के बाहर क्लिक करूंगा, ये दोनों टैब गायब हो जाएंगे, प्योविट टेबल एनालाइज और डिजाइन, मतलब गायब हो गए, और इधर का भी पोर्शन चला गया जो राइट हैंड साइड में था। बट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वो तीनों ही आ जाएंगे, यहाँ के दोनों ऑप्शन और यहाँ के जितने भी थे। करेक्ट, ये आ गई। अब मैं इस रिबन के अंदर क्या है ये मैं समय समय पर बताता रहूंगा, बट अभी पहले मैं यूज केस बता देता हूँ कि क्या है। ओके, अभी मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेटिंग का, आपको दिख रहा होगा टूल्स नाम है इसका। जब मैं इसे ड्रॉप डाउन करूंगा ना तो ये बताएगा कि आपको दिख कैसा रहा है। अभी इसको ऐसे दिख रहा है, अभी ये ऐसा दिखेगा, मतलब यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन दिख जाएगा आपको कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है ना। मैं प्रेफर ऐसे करता था बट अब जब से मैंने थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ा हूं मैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जब जितना एक्सपीरियंस लिया है मुझे ये भी प्रेफरेबल लगने लगा है। नो डाउट दोनों सेम है, जस्ट उसकी पोजीशन ऊपर नीचे हुई, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। एक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, सर्च। अब नीचे अगर आप देखोगे जो भी आपने रेंज सिलेक्ट की थी ना, उस रेंज के अकॉर्डिंग जो भी कॉलम थे और उस कॉलम के जो भी हेडर थे,
ये वो हेडर उठा के ले आया है, करेक्ट है। अब अगर मान लो मुझे कोई ऐसा हेडर, ये एक्स ही रेंज है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नेम है, अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ ड्रैग कर करके ऊपर नीचे, उसके बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके रिप्रेजेंटेटिव का नाम डालूंगा। लेट्स सी, देखो यहाँ पे आ गया रिप्रेजेंटेटिव का नाम, तो मैं इसे ड्रैग करके इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, अब जो मेरे पास ये 4 बॉक्स नीचे दिख रहे हैं, ये क्या है और इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा ये समझता है। ये प्योविट है, प्योविट टेबल का सीरीज चल रही है, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि आपको बेसिक से लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हम एडवांस डायरेक्ट कूद जाएंगे तो थोड़ा सा मे बी आपकी अंडरस्टैंडिंग मिसमैच हो जाए, है ना। तो अभी इसको करेक्ट ऐसे लेके चलते हैं। ओके, अब सबसे पहले देखो हमने ये देख लिया कि ये क्या काम कर रहा है, सर्च ऑप्शन हमारा, सर्च बार हमारे लिए क्या काम कर रहा है हमें, ठीक है। अब आते हैं नीचे यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो। अब वो बोल रहा है जो आपने फील्ड सेलेक्ट करना है ना, उस फील्ड को क्लिक करो, ड्रैग कर दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे, ठीक है। बट मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कहाँ ड्रैग करना और कहाँ ड्रैग नहीं करना। ओके, तो सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, ठीक है। हमने बेसिक में फिल्टर सीरीज में बेसिक सीरीज में फिल्टर का ऑप्शन कवर किया था, नहीं पता है तो प्लीज जाके एक बार जरूर देखना, चेकआउट करो, आपको काफी अच्छे से आइडिया होगा। और इसके बाद भी कोई डाउट आता है कमेंट कर देना नीचे, मैं 100% इसके ऊपर काम कर दूंगा। ओके, लेट्स मूव टू फिल्टर। अब क्या, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास डेट है, ठीक है, मैं इसे ड्रैग करता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि मैं किस चीज पे देख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे फिल्टर का कॉलम, ठीक है, कॉलम और रो। आई बिलीव कॉलम और रो तो सबको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं इसे दोबारा बताता हूँ। जो हमारे अल्फाबेटिक चल रहे हैं ये हमारे कॉलम है, जो न्यूमेरिक चल रहे हैं ये हमारे रोज हो गए, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये हमारे हो गए रो, अप टू डाउन, डाउन टू अप, ये हो गए हमारे कॉलम, ठीक है। तो जो भी वैल्यू मैं रो में डालूंगा वो न्यूमेरिक वाइज चलेगा, 1 2 3 वाइज, और जो भी वैल्यू मैं कॉलम वाइज डालूंगा वो एबीसीडी वाइज चलेगा, ठीक है। इसको इसको बहुत इजीली वे में समझने की कोशिश करते हैं। रीजन हमारे पास कितने हैं, अगर मैं अपने डेटा सेट पे जाऊं और यहाँ पे फिल्टर लगाऊं, ठीक है, तो मेरे पास रीजन कितने हैं, मेरे पास रीजन 1 2 3 3 रीजन है, ठीक है। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ यहाँ पे, इस रीजन को उठाता हूँ, अगर मैं रो में रखता हूँ तो देखो मेरे पास 3 रीजन आ गए, पूरे 1 2 3 वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास। अब लेट से मेरे को यहाँ से मैं कॉलम पे रख देता हूँ तो भी मेरे पास 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, बट अब ये एबीसीडी की तरफ होगा, बस इतना ही फर्क है। अब आपको डाटा के अकॉर्डिंग और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये समझना पड़ेगा कि आपका डाटा या फिर आपकी रिपोर्ट कॉलम वाइज चाहिए आपको या रो वाइज चाहिए, समझ रहे हो बात, है ना। मैं अभी, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं पता, तो मैं बस डायरेक्ट चेक बॉक्स पे क्लिक करता जाऊंगा, वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं उसे पुट कर रहा है अपने उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, है ना। सबसे पहले मैं कहता हूँ मुझे रीजन बता दो, उसने मुझे रीजन बता दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर रीजनों के अंदर कितनी कितनी सेल हुई है, तो अब मैं सेल कैसे पता लगाऊंगा। सेल के लिए मेरे पास या तो आइटम है या यूनिट है या यूनिट कॉस्ट है या फिर टोटल है, तो मुझे टोटल से मिल जाएगा कि कितनी सेल हुई है। अब जो चीज जाननी हो ना कि उसकी रियल वैल्यू क्या है, वो मुझे वैल्यूज में डालनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसे ड्रैग ड्रॉप करूंगा वैल्यूज में। अब आप देखो उसने मुझे बता दिया कि सेंटर के अंदर इतने अमाउंट की सेल हुई है, ईस्ट के अंदर इतने अमाउंट की सेल हुई है, वेस्ट के अंदर इतने अमाउंट की सेल हुई है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार अब मुझे सेल नहीं चाहिए, मुझे बस बता दो कि कितने कितने काउंट हुए। तो मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ना बिल्कुल सम ऑफ टोटल के बाद एक एरो बना हुआ है, उस एरो पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल के आते हैं, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है वैल्यू फील्ड सेटिंग, मैं इसमें काउंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ और ओके कर दूंगा, वो मुझे बता देगा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यानी नंबर ऑफ सेल जो हुई है 24 हुई है सेंटर के अंदर, 13 हुई है ईस्ट के अंदर और 6 हुई है वेस्ट के अंदर। ओके, ऐसे ऑप्शन हमारे पास और भी है, मैं जाऊंगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, मैक्स निकाल सकता हूँ, प्रोडक्ट एवरेज निकाल सकता हूँ, मिनिमम निकाल सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और बहुत सारी चीजें। ऐसे ही कुछ ऑप्शन मेरे पास इसी टेबल में राइट क्लिक करके भी आएंगे, सॉरी, ठीक है। रिमूव काउंट टोटल मैं पूरा काउंट कर दूंगा। शो वैल्यू एज, मैं अपनी वैल्यू को कैसे शो करना चाहता हूँ, और समराइज वैल्यू एज, समराइज वैल्यू एज पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम और मोर ऑप्शन, एग्जैक्ट वही जो मैं यहाँ पे मिले थे। अगर मैं 100 वैल्यूज में जाऊंगा तो वो मुझे बताएगा कि परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रेड, आई मीन अगर मैं इसे पहले तो मैं इसे सम कर देता हूँ, ठीक है, ये सम है। अब मैं दोबारा सेल्स को लेके आता हूँ, यहाँ रखता हूँ। अब दोनों में सेम वैल्यू फिलहाल तो है, बट मैं जैसे ही राइट क्लिक करूंगा और 100 वैल्यू एड करूंगा और परसेंटेज ऑफ ग्रेड टोटल, अब मुझे क्या बता रहा है कि सबकी वैल्यू मिला के तो 100% है, बट इस 100% में से सेंटर कितने परसेंट कवर कर रहा है, ईस्ट कितने परसेंट कवर कर रहा है और वेस्ट कितने परसेंट कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी ना बेसिक सी रिपोर्ट बनती चली जाएगी। आप अगर आप देखोगे तो धीमे धीमे ये रिपोर्ट सा बनता चला जाएगा, जिससे अगर मैं ये रिपोर्ट जो मुझे भी सामने दिख रही है, इसको मैं किसी अपर मैनेजमेंट को या फिर किसी को दिखाऊंगा ना, न्यू बंदे को भी, अननोन पर्सन को भी, जिसको डाटा के बेसिक नहीं है,
आइडिया के क्या क्या है, कौन से सेल यूज हुए हैं उसके अंदर, कौन से कॉलम्स अवेलेबल हैं, तो भी वो इतने में समझ जाएगा। सेंटर के अंदर इतने अमाउंट की सेल हुई क्योंकि उसका कॉलम है, वहां पे लिखा हुआ है सम ऑफ टोटल, अगले में लिखा हुआ है सम ऑफ टोटल टू, बट उसमें परसेंटेज लिखा हुआ है। अब ये होता है मिसमैच। तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, मैं इस पे उसी सेल पे डबल क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे कस्टम नेम का ऑप्शन यहाँ खुल जाएगा। बाकी मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सेम करूंगा तो यहाँ पे जो ओपन है वो डायलॉग बॉक्स ऑप्शन हुआ है, ओपन हुआ है, इसमें भी जाके कर सकता हूँ चेंज। बाकी मैं नॉर्मल इसको सिलेक्ट करके और F2 से इसको भी कर सकता हूँ। लेट से मैं इसको कर देता हूँ सिर्फ परसेंटेज की, भैया ये परसेंटेज बता रहा है, या मैं ओवरऑल परसेंटेज लिख सकता हूँ इसके आगे, है ना। ठीक है, ऐसे ही मैं उस कॉलम के हेडर को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इतना तो आइडिया लगेगा कि भैया सेंटर में इतना है और चीजों में इतना है, तो और मुझे ये पता लगे कि मैं शो वैल्यू एज में जाके और क्या कहते हैं, मेरे पास परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल है। ठीक है, अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो भी सेम ही चीज बता रहा है वो, क्योंकि वो चीज ही है सेम है हमारे डाटा के अकॉर्डिंग। परसेंटेज ऑफ रो टोटल, अब ये रो के टोटल का मतलब होगा रो वाइज चल रहा है ये, मतलब इसका इसी में कितना परसेंटेज है, ऑब्वियस 100% ही रहेगा। ठीक है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, दोबारा शो वैल्यूज पे जाता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा रनिंग टोटल देखते हैं, रीजन वाइज ही चल लेते हैं। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो टोटल कुछ हो रहा है, बट इन दोनों का जो सम आ रहा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ 1714 1 समथिंग कुछ, वो यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं इन तीनों का ही ऐड कर दूं तो आ रहा है 19627, जो कि यहाँ पे आ रहा है, तो ये रनिंग टोटल में आ गया। ठीक है, ये होगी। ऐसे करके आप चेक करते जाना, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, बाकी हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ना डाटा सेट में कुछ चीजें चेंज करी, ठीक है, और वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगी अनटिल अनलेस मैं इस पूरी टेबल रेंज पे कहीं पे भी राइट क्लिक करके इस रिफ्रेश बटन को नहीं दबाऊंगा, तब तक वो मुझे नहीं दिखेगी। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज है, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। हमारे पास रियल डाटा सेट में भी हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू है, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। अब इसमें से मैं किसी का हर किसी वैल्यू में से एक एक वैल्यू ना नॉर्थ में डाल देता हूँ। मैंने कुछ वैल्यूज नॉर्थ में डाल दी है, और ईस्ट में से भी कुछ वैल्यूज नॉर्थ में डाल देता हूँ, और वेस्ट से भी। अभी देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जबकि हमारे पास डाटा सेट के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई, बट जैसे ही मैं शीट पे जाऊंगा यहाँ पे नहीं आ रही, तो मैं कहीं पे भी राइट क्लिक करूंगा, मेरे पास एक रिफ्रेश का बटन आएगा, ये रहा, और मैं इस पे क्लिक करूंगा और देखो यहाँ पे नॉर्थ की वैल्यूज ने ऐड कर दूं। करेक्ट, तो आपको एक ये भी चीज पता लगेगी ऐड कैसे करेंगे हम। अब अगर मैं से बोलूं कि मुझे जो आप वैल्यूज दे रहे हो, मुझे रीजन कॉलम के वाइज चाहिए और वैल्यू इधर चाहिए, तो देखो यहाँ पे पता लग जाएगा आपको कि सम ऑफ टोटल इनका इतना है, इसका ग्रैंड टोटल ये है, और उसको परसेंटेज कितनी, रनिंग टोटल कितनी है इसकी ये है। ठीक है ना, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि मेरे पास रीजन वाइज तो मिल गया, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेसिफिक डेट के चाहिए, तो मैं स्पेसिफिक डेट के लिए कैसे करूंगा। उसके लिए मेरे को फिल्टर का ऑप्शन है जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे लाखने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे। अब अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं वन करा और कलेक्ट कर, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ में ही है इस डेट में। बट अगर मुझे बहुत सारे सेलेक्ट करने, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास चेक बॉक्स में, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। अब मैं यहाँ पे देखो ये बॉक्स पे चेक को लगा सकता हूँ जितने मर्जी, पर्टिकुलर डेट पे जो डेट मुझे चाहिए उस अकॉर्डिंग में डेट पे लगाऊंगा, और मेरे को जो रिजल्ट है वो एक्जैक्टली वही मिलेगा जो अकॉर्डिंग टू डेट है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमने चारों ही फील्ड्स को यूज करना सीख लिया है। अब हमें पता लगे कि हम कौन सी वैल्यू कहाँ डालें जिससे हमारा जो रिपोर्ट्स है वो बनने लग जाए। अब अगर मुझे इनको हटाना है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज नहीं चाहिए, तो वो कैसे कर सकता हूँ। या तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे रिमूव सम टोटल कर दूं, या फिर यहाँ से अनचेक मार दूं, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव फाइल कर दूं, यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव फील्ड कर दूं। ठीक है, या फिर मैं इसको उठा के ड्रैग कर दूं ऊपर की तरफ, तो इससे क्या होगा, ये सारी ही चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी जैसे पहले थी ब्लैंक। अब हमने जब ये सब कवर कर ही लिया है, एक छोटी चीज और देखते हैं। जब मैंने प्योबिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्योबिट एनालाइज आ गया। अब ये दोनों टैब नए ओपन होते हैं और सिर्फ जब होते हैं जब आप प्योबिट टेबल पे क्लिक करते हो। ठीक है, जब मैं इस पे डिजाइन पे जाऊंगा तो मेरे पास रो हेडर, कॉलम हेडर, बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा एक बार डिटेल दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। लेट्स से रीजन, और दोबारा लिखता हूँ कि इतने कितनी चीज है। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखते जाओ कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, रो का हेडर हुआ क्या, इसमें हेडर नहीं हुआ, कॉलम हो गया, कॉलम हो गया, हेडर भी हो जाता है बट वो हमारे लिए सेम ही रहता है, वो तो पता नहीं लगता अनटिल हम यहाँ पे आके चेंज ना करें। तो अब अगर मैं बैंडेड कॉलम कर रहा हूँ या फिर रो कर रहा हूँ, तो देखो उसने डिवाइड कर दी दो में, सेम कॉलम को कर दिया। अगर यहाँ पे 3 कॉलम हो जाते हैं, लेट्स से मैं कह रहा हूँ यूनिट्स और ऐड कर लेते हैं, तो पॉइंटर जा रहा है, यूनिट्स ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अब देखो कॉलम अलग अलग, एक कॉलम प्लेन है और एक कॉलम में कुछ कलर है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे बैंडेड हो जाता है जैसे हमने टेबल वाले क्लास में सीखा था। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि ये इशू क्रिएट ना करे, सेम भी चलते हैं। बेसिकली डिजाइन टैब के अंदर आप पर्टिकुलर उस
रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल कर रही है। अब आते हैं पिवोट एनालाइज पे। लेट्स से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मेरे से गलती से यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है, पिवोट टेबल फील्ड है उस पर क्रॉस हो गया। अब अगर मैं इस पे भी क्लिक करूंगा तो भी वो नहीं आएगा, आप देख रहे हो वो नहीं आ रहा है। तो इसका क्या ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ये है कि मैं उस पर क्लिक करूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाए पिवोट टेबल एनालिसिस का। जब मैं इस पे जाऊंगा तो मुझे एक लिस्ट दिखेगा, फील्ड लिस्ट करके, जैसे इस पे क्लिक करूंगा वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा सब कुछ। ये होने के बाद आपका एक ऑप्शन आता है पिवोट का। अब इसका जैसे आपको याद होगा टेबल पे, टेबल वाले क्लास में हमने क्या देखा था कि टेबलों के हमने नाम चेंज किए थे, सेम चीज हम पिवोट के नाम भी चेंज कर सकते हैं पिवोट टेबल के। लेट्स से मैं इसको लिख देता हूँ अपना नाम देव और बाहर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा देखूंगा यहाँ पे देव दिखेगा और यहाँ पे जब मैं जाऊंगा ना ऑटोमेटिक मेरे को नाम देव दिखेगा और यहाँ पे बता भी देगा कि कहाँ पे क्या है, पिवोट नेम ऑफ द फील्ड पिवोट, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे पास जनरेट गेट पिवोट डेटा और ऑप्शन। ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑप्शन पे जाना, इससे आपको काफी ये पे जब आप लेआउट फॉर्मेट पे जाओगे और यहाँ देखोगे फॉर एम्प्टी सेल शो, अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सेल है तो वो क्या शो करेगा, ठीक है। मैं इसे भी कैंसिल कर रहा हूँ, दोबारा रिप्रेजेंटेटिव पे जा रहा हूँ और कॉलम पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो एम्प्टी सेल कैसे आ रहे हैं, जैसे ये वाला सेल, एंड्रूज ने ईस्ट में कुछ नहीं बेचा, वेस्ट में भी कुछ नहीं बेचा, गिल ने ईस्ट में कुछ नहीं बेचा, वेस्ट में कुछ नहीं बेचा। तो अब ये जो ब्लैंक रोज है ना, ये मेरी टेबल में बहुत अजीब लग रही है। अगर कोई जब इससे बंदा को दिखेगा ना, तो हमें तो पता है कि डाटा के पीछे क्या है, हम जिसके लिए सीख रहे हैं ना, जिसके लिए हमें काम करना है, जिसको हमें रिप्रेजेंट करनी है, उसे नहीं पता कि वहां पे क्या है। तो अब उसके पास क्या ऑप्शन पे जाके मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाऊंगा और मैंने इस पे ऑलरेडी चेक कर रखा, फोर एम्प्टी सेल शो जीरो। लेट्स से मैंने जीरो करा और ओके करा और देखो जहां जहां एम्प्टी सेल थे वहां वहां जीरो हो गया, ठीक है। मैं दोबारा ऑप्शन पे जाऊंगा और चाहूँ तो इसे रिमूव कर सकता हूँ, तो वो रिमूव हो गया। अब अगर मेरे पास कोई वैल्यूज मैं सेल पे ले रहा हूँ तो आप अगर नोटिस करोगे ना तो वो उसमें जो भी उसके हेडर्स का वैल्यू है या फिर उसके सेल की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटो फिट कर रहा है अपने आप को, है ना, उस सेल को वो ऑटो फिट कर दे रहा है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो उसको अगर मुझे हटाना है तो मैं यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ को अनचेक कर दूंगा, जिससे वो हट जाएगा। और अगर कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है तो मैं उसे यहाँ से हटा सकता हूँ। इतना तो मैं प्रिंटिंग में जाके हम उसका लेआउट निकाल सकते हैं कि उसका लेआउट हमें कैसा चाहिए, जो कि आई डोंट थिंक सो इतना रिक्वायर्ड है। डाटा सेव शो डाटा विद फाइल, एनेबल शो डाटा, रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। अगर मैं इसे चेक कर देता हूँ तो जब जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देगा। बट मैं ये नहीं चाहता क्योंकि मुझे कभी कभी पुराना डाटा भी देखना होता है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि आपको डाटा ओपन होती ही रिफ्रेश चाहिए तो आप इसे चेकबॉक्स चेक करके रख सकते हो। अगला ऑप्शन क्या हमारे पास, रिटर्न आइटम डिलीट फ्रॉम द डाटा सोर्स, नंबर ऑफ द आइटम डेट रिटर्न पर फील्ड, ऑटोमेटिक रखा है नन और मैक्स। नन का मतलब कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा, बट इसे हम ऑटोमेटिक रहने देते हैं, उसके अकॉर्डिंग से काम करने देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले में सेम ही चीज है, शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप, डिस्प्ले फील्ड, कैप्शन फील्ड, ड्रॉप डाउन, और यही आपके काम की है नहीं, बाकी सब नहीं, बस इसमें इतना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल आई बिलीव सब कवर हो गया है। एक चीज और बता ही देता हूँ उस कॉल पे ताकि हमें दूसरी क्लास में ज्यादा टॉपिक्स ना पढ़ने पड़े, एक ही टॉपिक्स में हम कवर कर लेंगे ना। मैं जो दिखाना चाहता हूँ बस यही है, एक छोटा सा फंक्शन और जो मैं ऐड कर देता हूँ और वो है ये फिल्टर वाला जो आपने ऑप्शन देखा था, इसी में एक छोटा सा इनहेंस वर्जन है, ठीक है। वो समझाता हूँ कैसे। अब जैसे मैंने यहाँ पे डेट ली थी, ठीक है, अब मैं इस डेट के अकॉर्डिंग से कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से पहले बस सारी डेट हटा देता हूँ ताकि रियल डाटा की पिक्चर सामने आ जाए। अब अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए या फिर मैं कहता हूँ कि मुझे जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट करके बाद कि गिल भाई साहब ने, जो हमारे गिल भाई साहब हैं, इन्होंने किस किस सीजन में कितनी कितनी सेल की, तो उसके अकॉर्डिंग ये मिल गया। अब मुझे उसके लिए ना जो एंड यूजर होगा इस रिपोर्ट का, उसके लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा यार, उसको ये पता करना कि भैया किस बंदे ने क्या करा। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, मैं यहाँ से फिल्टर से इसको रिमूव कर देता हूँ, इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ, पिवोट एनालाइज पे जा सकता हूँ। उसके बाद रिबन के अंदर फिल्टर के अंदर मेरे पास इंसर्ट स्लैशर है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा वो मुझसे पूछेगा कि आप कौन से कॉलम का स्लैशर बनाना चाहते हो। अगर मैं सब पे राइट क्लिक करता हुआ आऊंगा तो वो सबका बना देगा, बट मुझे सबका नहीं चाहिए, मुझे चाहिए होगा रिप्रेजेंटेटिव का, और मैं ओके कर दूंगा। उसने बना दिया, देख रहे हो, अपने हिसाब से आप हाइट वेट एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे ऑप्शन है ताकि आप हाइट वेट एडजस्ट कर सको। अब मैं जैसे ही एंट्री पे क्लिक करूंगा ना वो बता देगा यहाँ पे गिल ने इतना, हॉर्डवर्ड ने इतना, ऐसे करते करते मैं हर रिप्रेजेंटेटिव का देख सकता हूँ कि उस बंदे ने क्या करा है। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लियर फिल्टर कर देगा, वो हर फिल्टर को रिमूव कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एंड्रू को सिलेक्ट करूँ और गिल को भी सिलेक्ट करूँ तो मैं, मेरे पास सिलेक्शन के एक ही ऑप्शन आ रहा है कि मैं एक बार में एक ही बंदे को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, ऑप्शन मल्टी का, यानी मल्टी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक कर दूंगा वो एक्टिव हो जाएगा और मैं फिर जितने मर्जी कर सकता हूँ सेलेक्ट। इसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप कंट्रोल की बटन दबाओ और सेलेक्ट करते हुए चले जाओ,
ठीक है। फिलहाल मैं बिलीव कर रहा हूँ कि हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर दी हैं। अब जो स्लाइसर है ना, इस स्लाइसर को भी अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ से इसकी हाइट कॉलम वगैरह एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है। कॉलम, अच्छा एक चीज तुम नोट करो, कॉलम यहाँ पे 1 है, यानी वो बता रहा है कि सिर्फ एक कॉलम रहेगा। अगर मैं इसे 2 कर दूं तो क्या होगा, देखें, लेट्स सी। इसे 2 में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसे 5 कर दूं तो क्या होगा, इसने 5 में डिवाइड कर दिया। मैं इसे ऑलरेडी बढ़ा सकता हूँ इसकी हाइट, ताकि मुझे दिखने लग जाए। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि वर्टिकल से मैं हॉरिजॉन्टल की तरफ चला जाऊंगा। मैं इसे बंद रहने देता हूँ ताकि नॉर्मल चीज पे आ जाए। तो इसका साइज एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद और क्या ऑप्शन है, स्लाइसर सेटिंग पे जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। डिस्प्ले हेडर, आपको अगर यहाँ पे डिस्प्ले हेडर में रिप्रेजेंटेटिव की जगह सेल्स पर्सन का नाम लिखना है तो आप यहाँ पे सेल्स पर्सन नाम सकते हो। और आप चाहते हो कि ये दिखे ही ना, तो डिस्प्ले को, हेडर को अनचेक कर सकते हो, वो दिखे ही नहीं। मैं आपको करके देखना, यहाँ का देखना इस तरफ, ये हट जाएगा, लुक हटेगा। ठीक है। अब आप असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हो। सेम चीज आप यहाँ पे करते चले जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसको आप यूज कर सकते हो। एक ऑप्शन आ रहा है हाइड आइटम विथ नो डाटा। अगर मेरे पास कोई डाटा नहीं है तो मैं उसको हाइड कर सकता हूँ। विजुअल इंडिकेट आइटम विथ नो डाटा, शो आइटम विथ नो डाटा, ऐसे करते हुए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इस स्लाइसर का ऑप्शन आ गया, स्लाइसर के मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो। और स्लाइसर का अगर आपको डिजाइन चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मुझे जो चाहिए मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा। न्यू स्लाइसर के कुछ सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। आई बिलीव आज के लिए इतना ही। बाकी जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वे बहुत लंबी खिंच जाएगी, वरना इसको मैं इतना ज्यादा लंबा पुश करना नहीं चाहता। और मैंने लिटरली बहुत डीप डाइव में बताया है। अगर इसके बीच में कोई भी डाउट आता है, जस्ट उसका क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ लेना। आपको या तो मैं अलग से बता दूंगा एक वीडियो बना के, नहीं तो फिर मैं कमेंट में रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके अपना कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।